हेलो जय भीम, माय नेम इज साहिल वाल्मीकि एंड यू आर लिसनिंग टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो उनका नाम जरूर सुना होगा, और स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो उनके आर्टवर्क्स जरूर आपने देखे होंगे। हमारे गेस्ट हैं सिद्धेश गौतम, बेटर नोन एज बेकरी प्रसाद। सिद्धेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर और आपसे बात करने का। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई होप दैट दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सिद्धेश, मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रहा था इस पॉडकास्ट का, और 2-3 बार बीच में कुछ डिले हुआ, बट फाइनली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हो पा रहा है, क्योंकि आ, मैं खुद अगर मैं बात करूं तो मैं आपके काम को शुरू से मैं फॉलो करता रहा हूं, और मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूं आपके काम को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक फैन मोमेंट हो गया मेरे लिए। मुझे खुद स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट करके। थैंक्स अ लॉट एंड सेम गोज फॉर यू। मतलब आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, ये पोस्टपोन होने के भी जो रीजंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप तो एक्चुअली ग्राउंड पे जाके जो जिस तरीके से काम करते हो वो शायद उस लेवल को अचीव करने में मुझे भी बहुत टाइम लगेगा। बट या इट्स माय प्रिविलेज एज वेल। सिद्धेश, शुरुआत से बात करते हैं। जी। आ, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, और लेकिन वो ये नहीं जानते कि सिद्धेश गौतम का बैकग्राउंड है। मोस्टली लोग नहीं जानते। तो लोग ये इंटरेस्टेड हैं जानने में कि सिद्धेश गौतम का बैकग्राउंड कहाँ, कैसे हुआ, बचपन कहाँ बीता, और वो सारी चीजें अगर एक बार आप बताएं तो। मैं एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो नगीना की है। नगीना एक छोटा टाउन है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, ओके। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। हम्म। और मेरे दादा स्कूल गए थे तो वो पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। ही स्टार्टेड एज अ पोस्टमैन हम्म। और वो रिटायर हुए एज दी पोस्ट मास्टर नगीना से ही। सो उस हिसाब से वो जो स्टेपिंग स्टोन था कि मैं अपने हिसाब से करियर चूज कर सकता हूँ, वो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद मेरे फादर जो थे उन्होंने अपना बीकॉम किया, बट वो साथ में ही जॉब भी कर रहे थे। मतलब बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस उस तरीके से नहीं थी। इवन दादाजी ऑल्दो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, बट उतना नहीं था। मतलब जब मेरे पापा छोटे थे तब वो एक पोस्टमैन ही थे, और हम्म। 6-7 बच्चों के साथ एक फैमिली को लेके जाना, इट वाज रियली डिफिकल्ट। या। तो मेरे फादर ने 12th के बाद जॉब करना शुरू किया और साथ में वो पढ़ाई भी करते रहे। तो इसी तरीके से उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद वो बैंक में लगे एज क्लर्क। उसके बाद उन्होंने अपना एमकॉम भी किया बैंक में रहते रहते। सो ऑल्दो उन्होंने कैंपस लाइफ जिस तरीके से मैंने देखी है वो कभी उन्होंने नहीं देखी, बट उनका वो एक स्ट्रगल रहा है। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की वॉट एवर वे पॉसिबल। सो हम्म। वो साथ में काम करते रहे, बट वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि उनके जो बच्चे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, वो कैंपस लाइफ को देखें। क्योंकि उनके कलीग्स बात करते थे कि जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो हम ऐसा ऐसा करते थे, या हम कहीं हम्म। और थे तो हम क्या क्या करते थे। सो ही वांटेड अस टू हैव दैट। क्योंकि ओके। वो स्टेट बैंक में थे तो हम्म। वो ट्रांसफरेबल जॉब है। तो हम लोगों ने, मतलब मेरा जो बचपन है वो मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग जो है वो उत्तराखंड में हुई है। और चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, अलग अलग जगहों पे हम लोग रहे। और वहाँ छोटे स्कूल हुआ करते थे, और मोस्टली हमने, माय फादर मेड श्योर कि हम मिशनरी स्कूल में पढ़े। क्योंकि उस समय पे ये, ऑल्दो आज बात करते हैं हिंदुत्व की और इन सब की, बट उस समय से वो था, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा था कि उत्तराखंड में ये सब बहुत होता है। सो मेरे बच्चों को कास्टिज्म उस तरीके से स्कूल में ना देखनी पड़े। तो हम्म। मैं एक हिंदू स्कूल से अच्छा है कि मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाऊंगा। सो हम मिशनरी स्कूल में पढ़े, हम्म। और मैं और मेरा भाई। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमारे स्कूल बदलते रहे। हर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था, तो कभी कोई दोस्त भी नहीं बनता था। सो आई वॉज ऑलवेज अ वेरी लोनली कैट कि नहीं बन रहा तो ठीक है, छोड़ दिया है, अब अपना ही है सब कुछ। सो आई वॉज मोर इनटू कि क्या चल रहा है दुनिया में, मतलब आजू बाजू क्या चल रहा है उसको ड्रॉ कर लो, जर्नल मेंटेन करना। हम्म। सो इस तरह की चीजें मैं बचपन से करता आ रहा था। उसके बाद जब मेरा बोर्ड था 11th-12th वाला, हम्म। सो लकीली मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी वो कानपुर में हुई। ना कानपुर वाज लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर मी, क्योंकि अभी तक इतनी छोटी छोटी जगहों में मैं रहा हूँ। 10 बच्चे 15 बच्चे एक क्लास में होते हैं। वहां हम्म। से मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे एक क्लास में 60 70 80 बच्चे हैं।
तो कोई किसी को नहीं जानता, कोई टीचर किसी से कुछ वो नहीं कर रहा, सो इट वाज अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। बट वहां पे मेरे को एटलीस्ट ये एक्सपोजर मिला कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। मतलब देर इज नॉट जस्ट इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी जो आप कर सकते हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो वहां से कहीं ना कहीं मेरे को वो एक्सपोजर मिला कि क्या कर सकते हैं लाइफ में, बहुत सारे करियर चॉइसेस हो सकते हैं, और कानपुर से बड़ी भी जगह है जहाँ पे जाया जा सकता है, जहाँ पे अपने आप को स्टेब्लिश किया जा सकता है। हम्म, सो कहीं ना कहीं वहां से मैंने थोड़ा मतलब मुझे ये एटलीस्ट समझ में आया कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था एंड आई वाज गेटिंग फेयरली गुड मार्क्स। तो मतलब माय पेरेंट्स थॉट कि हाँ ये तो बच्चा इंजीनियर बनेगा। हम्म, मैं मेडिकल में जाना चाहता था, बट माय फादर टोल्ड मी वेरी ऑनेस्टली कि देखो, अगर तुम्हारा सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ तो वी विल नॉट बी एबल टू क्या कहते हैं कि हम नहीं अफोर्ड। स्पॉन्सर कर पाएंगे, या। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपकी पढ़ाई, और वी कैन नेवर अफोर्ड अ क्लिनिक फॉर यू। वो क्योंकि वो जिस तरीके से देखते आ रहे हैं, वो सक्सेसफुल डॉक्टर्स जो 500 रुपए 700 रुपए की फीस लेते हैं, हाँ। कंसल्टेंट फीस लेते हैं, वो बनना मतलब वो लोग देखते हैं कि हाँ। बट एक जनरल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, उसको उस तरीके से सोसाइटी भी नहीं देखती है, हम्म, उस टाइम से उन्होंने भी नहीं देखा, उनका भी एक्सपोजर उतना ही था। हम्म, सो वो एक ऐसे मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में करियर चॉइसेस बंद होते रहे। फिर मैंने आर्किटेक्चर के लिए बोला कि यार ये भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। सो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि हम कैसे तुम्हारा स्टूडियो खुलवा पाएंगे, कहाँ काम होता है, कुछ समझ में नहीं आता, ये सारी चीजें। सो आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज, बट मुझे इतना रियलाइजेशन था कि मैं इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा ब्रेन उस तरीके से नहीं चलता है। सो अब ये जो आर्ट साइड और जो डिजाइन साइड थी, ये मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी, ये मेरे को पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करती है। मैं सिर्फ वैसे ही जनरली डूडल या ड्राइंग या स्क्रिबलिंग करता रहता था, और वो मैं ज्यादा, क्योंकि मैं एक लोनली बच्चा सा था, तो मैं कभी किसी को दिखाता भी नहीं था कि ये देखो मैंने ये किया है। सो मेरा मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखाता, तो मैंने जो किया है वो बहुत ही सीक्रेटली अपने लिए ही किया है, अपनी अलमीरा में बंद करके रखा हुआ है। सो उस तरीके से सब कुछ चल रहा था। आफ्टर माई ट्वेल्थ आई वॉज वेरी वेरी कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं ऑलमोस्ट रो गया अपने पापा के सामने के, मम्मी के सामने के, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, इतना प्रेशर है और ये सारी चीजें। सो दे आस्क्ड मी टू ड्रॉप द ईयर, कि तुम सोच लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन व्हेन आई ड्रॉप, माय फादर आल्सो सजेस्टेड कि तुम थोड़ा घूम के आओ। सो आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, एक बहुत ही बजट ट्रिप जैसा करके। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ भारत भ्रमण, बट पूरी उस तरीके से इतना इलेबोरेटली नहीं। बट हाँ, पटना, और उसके बाद सिलीगुड़ी, फिर सिक्किम, फिर विशाखापट्टनम, गोवा, बॉम्बे, और अहमदाबाद, वडोदरा, और हम्म, राजस्थान के थ्रू आई केम बैक। एंड तब मेरे को थोड़ा वो जो ट्रिप थी आफ्टर माई ट्वेल्थ वाज समथिंग के मुझे समझ में आया कि देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन डू अदर देन दीज मेन स्ट्रीम वर्क्स। सो हम्म, वहां से मैंने बाकी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया, ये सारी चीजें करनी शुरू की, और वहां पे आई फाउंड आउट अबाउट निफ्ट एंड एनआईडी। एनआईडी के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था, बट निफ्ट वाज समथिंग जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता था। और समहाउ मैंने वो कपड़े के साथ, बिकॉज मेरे फादर का भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कपड़े के साथ, कि जब उनके पास नौकरी थी तो उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने को। सो और वो मतलब आई गेस उनके पास दो शर्ट थी और एक ट्राउजर थी, वो वापस आते थे और उसको ऊपर धुल के अगले दिन के लिए उसको तैयार करना। सो उस तरीके से, और आज के टाइम पे, और वो हमेशा कपड़े को देखते हैं और वो फील करते हैं। मैं ऑल्दो मैंने फैशन पढ़ा है, बट मैं उस तरीके से कपड़े को कभी फील नहीं करता हूँ जिस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि किसी बिल्कुल। चीज की कमी की वजह से और वो कपड़े की क्वालिटी को समझते हैं कि हाँ ये फील है, ये कितना अच्छा टच कर रहा है, मतलब स्किन पे किस तरीके से, तो वो हम ऑल्दो पढ़ते हैं सेकंड्स के लिए, बट वो उन्होंने महसूस किया उस चीज को। सो कहीं ना हम्म, कहीं वो बहुत ही सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में था। और आई डिसाइडेड टू स्टडी फैशन, और मैंने एग्जाम दिया निफ्ट का, और निफ्ट मुंबई में मेरे को एडमिशन मिला। सो वहां से मैंने फैशन पढ़ा, बट मैंने इसमें भी मैंने आई स्टडीड बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, नॉट डिजाइन। सो ओके। वो इसलिए था क्योंकि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस तरीके से ही ब्रॉटअप हुए हैं कि यू हैव टू बी श्योर अबाउट कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। सो वो एक ऐसा था जिसमें प्रोस्पेक्टस में था कि 100% प्लेसमेंट मिलती है। जिनसे भी मैंने बात की वो सब लोग बोल रहे थे कि हाँ देयर इज अ प्लेसमेंट इन दिस, वो तुम्हें प्लेसमेंट की परेशानी नहीं है। और ये सारी चीजें डिजाइन में थोड़ा वो ऐसा था, तो आई थॉट कि डिजाइन के स्कूल में पढ़ूंगा तो डिजाइन में साइड बाय साइड समझने की कोशिश कर लूंगा, एटलीस्ट मेरे पास मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। सो हम्म, दिस इज हाउ आई वेंट टू नेफ्ट।
और उस 4 साल में आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ मच एवर डिजाइन आई कुड, अपने दोस्तों के साथ अपने आजू बाजू में वो क्या असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें करते करते एंड देन आई फाइनली हैड दिस कॉन्फिडेंस कि मैं डिजाइन पढ़ सकता हूँ, उसमें अपना करियर भी बना सकता हूँ. सो आफ्टर while I was in my 4th year in NIFT, I gave this exam for NID. सो वहां से मैं एनआईडी गया. एनआईडी में भी मैंने थोड़ा सा शातिर दिमाग लगाया कि बिकॉज यू कैन ओनली चूज 2 स्ट्रीम्स, आप उन्हीं के एग्जाम दे सकते हो. सो मेरा मन था ग्राफिक डिजाइन पढ़ने का, सो मैंने ग्राफिक डिजाइन एक डाला. ऑल्दो मेरा फिल्म एंड कम्युनिकेशन में भी जाने का था, और मेरे को न्यू मीडिया डिजाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. बट आई थॉट कि मैं अगर अपैरल डिजाइन में अपने आप को एनरोल करूंगा दैट वुड बी बेटर, और मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचा भी था तब भी. So I was like, okay, उस इंस्टीट्यूट में जाना is more important than whatever course I get. वो मैं अपने हिसाब से I'll drive it out. So there I gave these two, graphic design and apparel design. और graphic में नहीं हुआ, apparel में हो गया. So I came to NID to study apparel design. और while I was studying apparel design, I again like an NIFT, I tried to understand कि क्या चल रहा है बाकी के डिपार्टमेंट्स में किस तरह. So I did a lot of interdisciplinary things. मैंने बहुत लोगों के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट अपना रखा है, बहुत शुरू से एंड तक. सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होता है, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल एक्सेसरी हो, चाहे वो और बहुत सारे अलग अलग फील्ड. सो वहां से कहीं ना कहीं मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर पे चीजें की हैं. इट वाज वेरी मतलब आई नेवर मतलब उस आई थिंक आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट टेकिंग डिसीजंस कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. उसके पीछे मेरे को एक रिस्क फैक्टर है जिसका मेरे को रियलाइजेशन है, जिसको मेरे को अपने ऊपर रखना पड़ेगा उसके हिसाब से. और उसके बाद एनआईडी के बाद आई हैड दिस इनॉर्मस कॉन्फिडेंस कि अब मैं मतलब काफी चीजें कर सकता हूँ. नाउ आई एम एजुकेटेड इनफ, नाउ आई अंडरस्टैंड थिंग्स, नाउ आई हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रोसेस गोज. सो वहां उसके बाद आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे को इवन आई गॉट अ प्लेसमेंट, आई विल नॉट गो फॉर द जॉब और ये सारी चीजें. आई विल ट्राई, आई एम स्टिल यंग, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिजाइन हाउ इट वर्क्स आउटसाइड. तो मैंने अपने हिसाब से काम करने के लिए आई स्टार्टेड अ स्टूडियो विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन इन पुणे. ओके. एंड इन पुणे वी वर्क फॉर अराउंड 2.5 years, और वहां पे हमने कमर्शियल डिजाइन किया. वी वर्क विद जोमेटो, मैप्रो इंडिया, वी वर्क विद रियली इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज. और वहां पे भी अच्छा लगा. बट पूना वाज आल्सो अ प्लेस ऑफ फुल कपल. सो और वहां से मैं एकदम मतलब there were a lot of talks happening, there were a lot of conferences happening, there were a lot of meetings and other things, other events happening in Pune around the Dalit movement, around the Ambedkarite movement, this anti-caste movement. और वहां से मेरे को वो अलग अलग चीजें पता चलनी शुरू हुई, अलग अलग लोगों से मिलना शुरू हुआ. उस टाइम पे कोई मेरे को नहीं जानता था, मैं बस लोगों को आइडेंटिफाई करता था कि अच्छा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. सो व्हाट दे हैव सेड बिफोर, और वो किस तरीके से उनका मतलब देयर लाइफ हैज बीन. सो वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा. एंड समहाउ ग्रेजुअली आई स्टार्टेड, मेरा काम भी उधर उतना पॉलिटिकल होता जा रहा था, उतना अम्बेडकराइट होता जा रहा था. सो आई डिसाइडेड कि I should focus on this, and there is always a scope. I have kept my risk factors, but yes, I think this was doable, and this was required to be done. So I thought कि हाँ यहाँ पे एक scope भी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा space है जो occupy ही नहीं, जिसको occupy करने की जरूरत है, और जिसको actually आगे बढ़ाने की जरूरत है कि ये भी एक मेन स्ट्रीम में एक कैटेगरी हो सकती है. सो वहां से वो सोचते हैं, एंड देन आई शिफ्टेड टू नोएडा, और टू सेव मनी और इस सारी चीजों के हिसाब से भी, ऑल्सो टू हैव अ फूड पैलेट जो मेरे साथ जाती है. सो आई केम बैक टू नॉर्थ इंडिया, एंड सिंस देन आई एम वर्किंग अराउंड दिस मूवमेंट. एंड या सिद्धेश, निफ्ट की आपने बात की और एनआईडी की बात की. कैसा एक्सपीरियंस था वहां का निफ्ट और एनआईडी का? मतलब अगर बहुजन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो अगर वहां जाते तो मतलब कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा फ्रेंडली और या फिर बहुत टॉक्सिक है? क्योंकि मैंने जितने रिव्यूज सुने हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे. ट्रू. निफ्ट तो आई थिंक फर्स्ट डे और सेकंड डे से ही मेरे को समझ में आ गया. निफ्ट तो मेरा पूरा झूठ पे ही चला है, क्योंकि आई थिंक
इट वाज द सेकंड डे ऑफ कॉलेज और वी वर बिकॉज देयर इज नो हॉस्टल इन मुंबई, सो हमें फ्लैट ढूंढना पड़ता है या फिर ऐसा कोई अकोमोडेशन बाहर ढूंढना पड़ता है. So we were looking for that. And now even though, my financial condition was not that bad कि मतलब it was not very good, but that, मैं एक ठीक ठाक घर ले सकता हूँ. But then, when शुरुआत में जो भी ग्रुप बनता है, जो भी दोस्त बनते हैं या फिर जिनसे भी बात होती है उनके साथ, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द नीड कि उनको भी घर चाहिए, मुझे भी घर चाहिए, उनको भी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे भी लैंग्वेज नहीं आती. Exactly. हम सब साथ में करते हैं. सो हमने साथ में शुरू किया एंड देन देयर वाज दिस रियली नाइस अपार्टमेंट 10th फ्लोर पे या 11th फ्लोर पे. बहुत अच्छी हवा आ रही थी एंड नवी मुंबई में बहुत अच्छी हवा चलती है और ये सारी चीजें. एंड वो फ्लैट मेरे को ऐसा लगा कि यार यही है जगह जन्नत. एंड आई हैव नेवर लिव्ड इन अ फ्लैट और इस तरीके की चीजें. तो मेरे को लगा कि यार ये तो यही एक जगह है जहाँ पे रहना है. So I said that yeah, I liked it or everything, and then everybody liked it. And उसके बाद, just before we were talking to this agent, उन लोगों ने जो मेरे साथ थे उसमें से एक बंदे ने पूछा कि अच्छा मैं मतलब वो अपना सरनेम कुमार लगाता है, तो उसने पूछा कि मैं कुमार हूँ. उसने खुद बोला कि मैं कुमार हूँ बट मैं भूमिहार हूँ. So उस तरीके से he started this conversation कि तुम्हारी क्या क्या जातियां हैं, उस तरीके से. एंड आई वाज लाइक यार ये तो पहला दिन है और ये तो बढ़िया घर है, घर भी नहीं जाने देना है और ये सारी चीजें. सो आई लिव दिस लाइक भाई मैं जो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ. मतलब आई जस्ट स्टेप्ड अप टू दिस फर्स्ट लेवल कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ये गोत्र है और ऐसा. बिकॉज माई फादर हैज अ वेरी गुड फ्रेंड जो कि भारद्वाज है और देन उन्होंने उनका गोत्र गांव सब पता है मेरे को. सो मैंने वो पूरा का पूरा वहां पे एकदम चिपका दिया कि ये मैं हूँ और ऐसे. तो उनको लगा भी कि यार ये तो अच्छे से बोलता है, इसका तो कलर साफ है और ये सारी चीजें जो भी वो अपने लगाते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, वो उन्होंने लगा कि हाँ भाई ये तो होगा. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और वो 4 साल मैंने झूठ बोला वहां पे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं. उस झूठ में मैंने काफी कुछ चीजें सीखी भी क्योंकि मैं इनसाइड सर्कल का पार्ट हो गया था. सो जो ये सब लोग जो बाकी के जो बाहर फेसबुक पे एंटीकास्ट और ये सारी चीजें लिखते हैं, तो मेरे को उनकी सच्चाइयां भी पता है कि वो जब बंद कमरे में 4 अपनी ही जाति के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, वो किस तरीके से बोलते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका काम तो सिर्फ मेहनत करने का है. उनको तुम स्किल करवा लो, तुम उनसे मतलब इन अ वे उनसे लेबर करवा लो, बट वो सोच नहीं सकते. ये सारी तरीके की बातें जो हैं उन रूम्स के अंदर होती थी. कलर के ऊपर और ट्राइबल्स के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच थी उन लोगों की समहाउ. एंड देन ये भीमटा और ये सारी चीजें, ये सारे स्लर्स, वो किस तरीके से 4 लोग एक कमरे के अंदर बात करते हैं, बाहर एकदम एलाइज होते हैं या फिर वो कास्टिज्म वो लोग वो नहीं करते हैं. रिजर्वेशन के ऊपर कि कितने लोग रिजर्वेशन से आते हैं, और उसमें मैं भी एक रिजर्वेशन वाला था, बट उन्होंने कभी मेरे मेरिट पे क्वेश्चन नहीं किया. मेरे उस टाइम पे भी मार्क्स उन्हीं लोगों के जितने आ रहे थे, जितने सब लोगों के आ रहे थे, बट उन्होंने मेरे मेरिट पे कभी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैं ब्राह्मण था उन लोगों के हिसाब से. सो एनआईएफटी में तो वो मतलब बिल्कुल क्लियरली था, मतलब बच्चों में ही था. तो उसके बाद आदमी क्या देखेगा बाहर. सो मेरा तो पूरा वो उठ गया था, मतलब विश्वास ही उठ गया था कि ये इस सिस्टम में आपको अगर रहना है तो आप यहाँ से जितना गेन कर सकते हो उतना गेन कर लो, बाकी आप यहाँ के चक्कर में मत पड़ो. इसलिए आई हैव नो मतलब ऐसा मेरा कोई प्यार नहीं है कि मैं कैंपस वापस जाऊं या उन गलियों में वापस देखूं. मैं उसके बाद से कभी कैंपस गया भी. सो इस तरीके से 4 साल हुए. तो आई बेसिकली वांटेड टू मेक माय करियर आउट ऑफ इट. सो आई हैड नो अफेक्शन फॉर द प्लेस. मेरे को अभी भी कोई वो अफेक्शन, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं होता. बट हाँ, मैं जो मैंने वहां पे सीखा इट वाज इम्पोर्टेंट. एंड उसके बाद जब मैं एनआईडी में गया तो एनआईडी में ये चीजें बहुत सटल है. मतलब जिस तरीके से वहां पे किसी ने बोल दिया, वहां पे शायद वो कॉल आउट हो जाता, बट उस कॉल आउट होने में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. वहां पे भी रिजर्वेशन के उस तरीके से क्वेश्चन उठते आते हैं. वो लोग भी तो अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, उनको अपने ही जाति में प्यार होता है, अपने वो सारे लोग भी वही हैं. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट. दे जस्ट डू नॉट टॉक अबाउट इट. दे जस्ट डू नॉट एक्सप्रेस इट सो फ्रीली. बट वहां पे जैसे एनआईडी का एक कल्चर है कि वहाँ सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं. ओके. तो उसमें कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसमें दलित बहुजन का कोई फेस्टिवल हो या ये सारी चीजें. ऑल्दो मैं भी एक कल्चरल कोऑर्डिनेटर था वहां पे, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां पे अम्बेडकर जयंती मनाता हूँ. सो वो उस तरीके का है सिस्टम. इट्स अ वेरी ब्राह्मणिकल वे ऑफ डिजाइन. और उसी वजह से वी हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट. और डिजाइन और
अगर निफ्ट और एनआईडी की बात करें तो बहुत ज्यादा सवर्ण डोमिनेट, मतलब आई डोंट थिंक सो उतने बहुजन स्टूडेंट्स वहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक एलीट वो है कोर्स है, और दूसरी चीज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल आई थिंक। हाँ, साहिल पहुंचते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं और अच्छे से प्लेस भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन लेवल स्किल्स नहीं है उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल के, बिल्कुल। उनको वो किसी चाचा मामा को नहीं जानते हैं। मतलब मैं हम्म। हमेशा से ये चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे अच्छे एनआईडी में एटलीस्ट जो डिजाइनर्स थे वो सब बहुजन थे, बट उन लोगों के प्लेसमेंट बाकी सारे लोगों से या तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख कम होते हैं। वो उस फैमिली ओके। बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, क्योंकि हम्म। उनके कम्युनिकेशन, वो जितनी मेहनत करते हैं, मतलब उनका हाथ हमारा हाथ वाकई में साफ। मेरे को पता है क्योंकि मैंने बचपन में रिक्शों में पेंट किया है, मैंने जूते सिले हैं, मेरे चाचा आज हम्म। भी ये काम करते हैं। सो मेरा मटेरियल के साथ रिलेशन पहले से है। उन हम्म। लोगों का मटेरियल, लोगों ने घड़े बनाए हैं बचपन में, लोगों ने किस तरीके की क्राफ्ट्स को फॉलो किया बिल्कुल है, बिल्कुल। वो नहीं गिटार की क्लासेस में जा रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली। अगर संगीत सीखा है तो वो, उनका एक चाचा है जो ढोल बजाता है, वहां से उन्होंने समझा है कि रिदम कैसे पकड़ते ताल हैं, ऐसी कितनी सारी होती चीजें, है, कितने ताल तरह की कितनी ताल होती होती है। है। यस, दे हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। और जब वो परफॉर्म करते हैं, जब हम मेटल वर्कशॉप में या वुड वर्कशॉप में होते हैं, तो वो जिस तरीके के एक्सप्लोरेशन करते हैं वो ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बट स्टिल दे गेट बेटर प्लेसमेंट, बिकॉज वो किसी ना किसी को जानते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं। वो जिस दिन प्लेसमेंट में बैठते हैं वो इतनी चमकदार शर्ट पहनते हैं, इतने बढ़िया तरीके से ड्रेसअप होके जाते हैं। उनका रंग हम्म। गोरा, एक तो इंडिया में गोरे रंग के साथ बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, समाज इंटरव्यूज में भी है। वो जिस तरीके से बिल्कुल। अपने आप को सेल करते हैं, दे आर एबल टू डू दैट, और हम वहां पे पीछे रह जाते हैं। आई हैव सीन रियली रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट जो अपने लोगों ने किए हैं, बट उनका मतलब वो एक मीडियोकर जगह पे प्लेस हो जाते हैं, जहाँ पे उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है। क्योंकि हम्म। अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ इनोवेशन हो रहा होगा, वहां आपकी ग्रोथ होगी। अब या ऐसी जगह पे जा रहे हो जो कि बहुत 15-20 साल से एक ही तरीके से एक ही मेथड पे काम कर वो रहे हैं, तो सारी आपकी चीजें ग्रोथ भी स्टेबल नहीं हो होगी वहां जाएंगी, पे, बिल्कुल बिल्कुल। आपका कभी पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। सो हम्म। उनको वो जगह ही नहीं मिलती है। और ये सारे के सारे जो लोग हायर करने आते हैं, ये सब अपर कास्ट से होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेज है, आप जिस तरीके से अच्छा बोल दोगे उस तरीके से अच्छा रिसर्च भी कर पाओगे। एंड डिजाइन इज ऑल अबाउट डूइंग। इसीलिए इंडिया में बिल्कुल। ना कभी एक मूवमेंट बना है डिजाइन का, ना कोई रेवोल्यूशन आया, ना ही आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने आपस में इसको बांट रखा है, हम कुछ भी इनोवेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग हैं ही नहीं जो इनोवेट कर पाएंगे। हम्म। आप अगर जर्मनी के जो बहॉस मूवमेंट की अगर आप देखोगे, तो वो मूवमेंट बना ही वर्कर्स से है। वो हम्म। सारे लोग जो पहले फैक्ट्रियों में मेटल वर्कर्स की तरह काम करते थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, वहां से बहॉस बनाए। हमने सीधे एनआईडी बना दिया, हमने सारे अपर कास्ट को रख लिया, वही प्रोफेसर हैं, वही सारी चीजें वो पढ़ते हैं, उस चीज को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब बिल्कुल। एनआईडी बहुत लोगों को वो करता है, कंसल्ट करता है रेलवे के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, बट उनके पास कोई इनोवेशन नहीं है। वो जिन हम्म। बच्चों को वो कर ही नहीं रहे हैं उस तरह के इनोवेशन, क्योंकि वो जमीनी जो चीजें हैं वो हो ही नहीं पा रही हैं। जर्मन्स ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हम उसको अपने ऊपर से इम्प्लीमेंट करते हैं। हम कभी उस तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं, हमारे पास वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करनी नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है। हम्म। इस चक्कर में वी हैव नेवर डन एनीथिंग सुपीरियर इन डिजाइन, और वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल बहुजन समहाउ उनको आई थिंक चांस देने की भी जरूरत नहीं है। दे जस्ट हैव टू बी फेयर। आपको चांस हाँ। भी देने की जरूरत नहीं है, और हम कर लेंगे। सो आई थिंक या इन दिस वे, तो वो आपको बहुत ही मतलब साइलेंट मर्डर की तरह है, कि आपको बहुत ही धीरे धीरे मारते हैं, और आपको आपसे धीरे धीरे आपका पूरा कल्चर स्ट्रिप कर लेते हैं। आप किसी भी हम्म। एनआईडी के बच्चों से मिलोगे तो वो जिस तरीके से बाकी के फेस्टिवल्स मना रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, क्योंकि वो फैंसी है, वो उनका कल्चर है। तो हम्म। कल्चर को, ये भी एक बहुत, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्राह्मणिकल थॉट कि कल्चर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। सो हम्म। जैसा हमारे सीनियर्स ने किया है वैसा हम भी करेंगे, और हमारे जूनियर्स पे भी हम वही थोपेंगे कि वो भी वैसे ही करें। सो वो जो कल्चर, बिल्कुल। इट्स अ वेरी ब्राह्मणिकल, वो कभी बदलता नहीं है। आप वही दिया डांस कर रहे हो, वही सारी चीजें कर रहे हो। जिस दिन अम्बेडकर जयंती मनेगी वहां पे, और जिस दिन उसी तरीके से उसको महत्व मिलेगा, उस दिन मेरे को शायद लगेगा कि हाँ, कुछ हुआ है। हम्म। सुदेश, आपने बताया कि जब नेट वाले समय पे, एनआईटी वाले समय पे आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो ब्राह्मण बता रखी थी। तो एनआईटी, हाँ। वो कब हुआ, कि वो कमिंग आउट आपका कब हुआ, कि जब आपने पूरा रिवील किया? और अब जो, क्योंकि आप अब इतने आर्ट वर्क बनाते हैं और एकदम बहुत कॉन्फिडेंटली वो सारी चीजें आप लिखते हैं, बोलते हैं,
तो वो कब हुआ, वो कमिंग आउट वाला फेज आपका कब था ये कि हुआ था अब मिला मुझे मतलब अब बाहर आना है, कि बहुत हो गया ये सारी झूठी चीजें और अब मेरे को जो मैं हूँ वो हूँ, तो ये वो हुआ था ये हुआ था विदेशी धरती पे। ये एक्चुअली जब मैं एनआईडी में था, हम्म, सो मेरे सेकेंड ईयर में मुझे एक एक्सचेंज प्रोग्राम मिला था मिलान में पढ़ने के लिए। ओके। अच्छा, यहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम आपको आपके मेरिट और सब के बेसिस पे मिलता है। सो आई गॉट दिस चांस टू स्टडी इन मिलान। और ये इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट यूरोपियो दी डिजाइन। और वहां पे मैं एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए गया। तो वहां पे मिलान वॉज इन इटली, और वो उनका बॉम्बे है, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो मैं वहां पे बहुत एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है और उस तरीके से। सो और हम इधर उधर घूमते रहते थे। तो एक बार एक कैथीड्रल के बाहर हम एक बस पे चढ़ रहे थे, और मैंने उस टाइम पे मैं बहुत ही ये फैब इंडिया की था, और बहुत, क्योंकि मैं एनआईडी में था तो बहुत ही प्रिंट का बहुत शौक था। तो इधर अलग अलग जगहों से कपड़ा लेके और उसके कुर्ते सिलवाना। सो आई हैड अ लॉट ऑफ कुर्तास, और मैं कुर्ते पहन के घूमता था। समहाउ इंडियन आइडेंटिटी है, आई एम प्राउड टू बी इंडियन और इस सारी चीजें। सो मैं कुर्ता पहन, और मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। सो मैं बस में चढ़ा था, तो देयर वर दीज टू लेडीज जो वो एकदम पीछे होते हैं ना, जैसे कि टच ना हो जाए बस ये बंदा किसी तरीके से। ओके। तो वो ऐसे करके थोड़ा सा पीछे हो। सो देन आई थॉट कि यार यहाँ पे इनको नहीं पता कि मैं कास्ट क्या है या फिर क्या है ये सारी चीजें, तो यहाँ इनको कैसे ये लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। सो मैं ये भी सोच रहा था कि शायद इनको लगाओ कि मैं मुस्लिम हूँ या ऐसा कुछ हो, जो भी उनका वो था। बट उन्होंने एक खींच जो होती है ना, वो दिखाई। तो तब मेरे को एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि तुम कहीं पे भी चले जाओ, कोई ना कोई तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए वो आ ही कोई जाएगा ना आगे, कोई रीजन निकाल कोई ही ना लेगा। कोई निकाल ही लेगा। सो somehow I realize कि यार इस सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस सब के चक्कर में मेरे को स्ट्रेस इतना होता है, ये सारी चीजें होती हैं, और फिर इस सब से मेरे को बाहर निकलना है। तो मैंने उस टाइम पे फेसबुक पे लिखा था कि मैं चमार हूँ, और लोग ओके। उस पर हंस रहे हैं कि अरे अरे ये क्या ऐसी, मतलब उनको लगा कि मैंने कुछ तरह से मजाक कर दिया कोई उस जोक पे जो, मारा है। हाँ, जोक मारा है। तो लोग उस पे ऐसे कि हाँ 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 और ये सारी चीजें कि कैसे कैसे, और किसी ने कोई वो नहीं किया, मतलब सब ऐसे खुश वो हो रहे हैं कि इसने कुछ तो मजाक कर दिया, कुछ तो बड़ा मजाक कर दिया। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा, मतलब ऐसा क्या है ये। फिर मैंने एक एक्सप्लेनेटरी एक ऐसा फेसबुक खोल दिया कि नहीं मैं हूँ, और ये सच्चाई है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने अभी तक ऐसे करके झूठ बोला और ऐसे करके। सो वहां से मेरे को somehow एक वो कॉन्फिडेंस भी था कि व्हेन आई वाज देयर, और मैं वहां पे उनके कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। सो मेरे को वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप, यहाँ पे मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से जी रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेरिट किल किया जा रहा है दिन पे दिन पे दिन। वहां पे व्हेन आई एम परफॉर्मिंग वेल, और वहां मैंने वाकई में बहुत मेहनत की है। मतलब मेरे साथ के जो लोग जाते थे एक्सचेंज पे जाते थे, उनके मैक्सिमम इंस्टाग्राम फोटोज वो होते थे कि वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे पास वो प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं था, ना तो मेरे पास पैसा था। वो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पैसे थे वहां पे खर्च करने के लिए, जो मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ। सो आई कुड नॉट डू दैट। और ये सब इधर उधर मैं ज्यादा नहीं घूमा, मैं बहुत आजू बाजू के स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, जहाँ पे मैं अफोर्डेबली जा सकता हूँ, वही सब जगहों पे मैं गया। सो वो सारे वो जो वहां पे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ, जब आर्ट सिनेमैटिक्स की क्लास होती है, और जब मेरा मेरा व्यू मैटर करता है उस टीचर को, वो टीचर दे अप्रिशिएट मी फॉर द काइंड ऑफ थिंकिंग आई एम प्रोड्यूसिंग इन द क्लासरूम, और मैं किस तरीके से थ्रेड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे कभी मेरे को फील ही नहीं हुआ। यहाँ पे 2 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद, मेरे को पढ़ने के दौरान मेरे को कभी वो फील नहीं हुआ। और जब मैं वापस आया हूँ उस दौरान, मतलब वो आर्ट सिम्योटिक्स की टीचर ने, मतलब मेरे को इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया था कि उसने कि मैंने तुम्हारे जैसे स्टूडेंट नहीं देखा है, तुम किस तरीके से सिंबलिज्म को लेकर, तो वो मेरे को अलग साथ 7 क्लाउड्स के, वो 9 क्लाउड्स के ऊपर लेके चला गया। वो कॉन्फिडेंस मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था अपनी लाइफ में। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा, ये मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगी कि मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ या क्या करता हूँ, क्योंकि बिकॉज माई वर्क विल स्पीक। नाउ आई हैव दिस वैलिडेशन समहाउ, कि नाउ माई वर्क कैन स्पीक, कि अब मैं तो एक विदेशी धरती में भी वैलिडेट हो गया, अब और ज्यादा क्या होगा। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द बिगेस्ट पुश, कि जो मेरे को पहली बार प्रॉपर एप्रिसिएशन मिला। अगर वो मेरे को स्कूल में मिल जाता, या फिर मेरे को उससे पहले कभी मिल जाता, तो शायद मैं कभी कुछ बेहतर कर पाता। सो वो समहाउ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वहां से मेरे को कि हाँ, अब मेरे को कोई शर्म नहीं है इस चीज की।
I'll be whatever I'll be। और उसके बाद से मेरा स्ट्रेस लेवल जो कम हुआ है, अब तो झूठ ही नहीं बोलना, अब तो मैं मेरे को जो मेरे मन में है वो मैं बोल सकता हूँ। So तो I got this तो freedom। वहां से जब वो पोस्ट आपने लिखी, उसके बाद से क्या लोगों के रिएक्शन किस तरह के रहे? कुछ मतलब या वो कुछ पॉजिटिव थे या कुछ नेगेटिव थे? किस तरह से रिएक्शन रहे? Most of the people did not speak about it when I returned. Somehow there was this awkwardness ओके। कि इस बारे में बहुत लोगों, मैक्सिमम लोगों ने कोई बात नहीं की। कुछ लोगों ने एकदम से मुझसे कन्नी काटी है, एकदम से वो मतलब उन्होंने बातचीत बंद कर दी और ये सारी चीजें, स्पेशली नेफ्ट के बच्चे थे जिन लोगों ने एकदम से बंद कर दिया। एनआईडी में के जो एटलीस्ट जो मेरा फ्रेंड सर्किल था उसमें आई हैव बीन वेरी मतलब मैं काफी ऑडिबली और काफी वोकली मैंने बात की है इक्वालिटी और इन सब के बारे में, इवन दो मतलब मैं उसको छुपा ही रहा था तब भी। बट somehow these NID people took it much more positively than NIF people। बट वो भी वेरी फ्यू पीपल जो जिनसे मेरी क्योंकि मेरा सर्किल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तो आई डू नॉट नो कि वो बाकी के लोग क्या सोचते हैं। बट एटलीस्ट जो स्मॉल सर्किल है उसमें काफी वो था। एक दो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया उसको, आज भी मतलब मेरे को काफी पुश करते हैं, मतलब दे आर माई क्या कहते हैं सेफ स्पेस, जिनसे मैं काफी चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ, ऑल्दो दे डू नॉट कम फ्रॉम द कम्युनिटी। बट दे आर नॉट वेरी पॉलिटिकल आउटसाइड, और इस तरीके से वो क्लोजनेस है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, वो गलतियां करते हैं, मैं गलतियां करता हूँ, हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक चलेगा पता नहीं। बट हाँ, देयर वर 2-3 पीपल जिन्होंने इसके ऊपर देव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, देव पुश्ड मी कि हाँ तू इसके ऊपर काम कर, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। सो उस तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट हैड दिस ऑफर्ड साइड। ओके। सुदेश, कुछ याद आता है कि कौन सा सबसे पहला आर्ट था जो बहुजन मूवमेंट में या दलित मूवमेंट में आपने बनाया था, और किस तरह से मतलब पहले तो शिफ्ट वो कैसे हुआ, मतलब एक वो शिफ्ट जो आया कि ये वाला आर्ट फॉर्म है, वो तो जैसे आपने बताया कि पुणे जाके आया, पुणे रह के आया। पहला आर्ट फॉर्म कौन सा था, मतलब कौन सा आर्ट वर्क था जो आपको याद है कि मैंने सबसे पहला ये बनाया था, और वो क्या? पहला जो आर्ट वर्क मैंने बनाया था वो मुझे याद है, और वो बहुत ही एक रफ ड्राइंग थी जिसको मैंने काफी टाइम के बाद शेयर किया है, और वो था दशावतार। दशावतार जो विष्णु के 10 अवतार हैं। ओके। उसमें आई मेड अ सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ माई सेल्फ स्टैंडिंग नेकेड इन द मिडल, और उसके बाद देर आर डिफरेंट पीपल जो जुलाहे हैं, और मतलब अलग अलग कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हुए। So that was the first thing I think I thoughtfully made, और बहुत ही एजिटेशन के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ वो मैंने उस पहली बार वो एक आर्टवर्क बनाया था। और उसके साथ मैंने एक और आर्टवर्क बनाया था जिसमें देर आर 4 पीपल, एक्चुअली माई फादर एंड हिज 3 ब्रदर्स। सो वो 4 वर्ण हैं, 4 भाई हैं, किसने किसकी कितनी कितनी खाई है। आई ऑल्सो रोट अ पोएम उस टाइम पे। सो उसको मैंने काफी टाइम के बाद फेयर किया है, बट इट वाज द आई एज आई रिमेम्बर, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने बहुत ही एग्रेशन के साथ, बहुत ही कॉन्शियसली किसी चीज को बनाया है। उससे पहले मैंने अम्बेडकर के वो बनाए हैं, बट उसमें वो लाइफ नहीं थी कभी भी। उस इलस्ट्रेशन के बाद थिंग्स चेंज फॉर मी, कि मैंने उसको बहुत ही अच्छे से कर, उसको शायद मैंने बहुत कम मतलब इंस्टाग्राम पे शायद उसका हाफ पोर्शन शेयर भी किया होगा, बट उसने मेरे को बहुत ज्यादा पुश किया उस इलस्ट्रेशन ने, कि तुम कर सकते हो इसको। सो सुदेश, मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत पहले से। उस समय पे मैं देखता था कि मोनोक्रोमैटिक चलता था पूरा, एक एब्स्ट्रैक्ट और वो सारी चीजें चलती थी। तो और फिर उसके बाद एक कलर स्कीम आपने जो वो खुद की आपकी कलर स्कीम है, वो खुद की बन चुकी है कि कोई भी अगर दूर से देखेगा तो बता देगा कि सिद्धेश का आर्टवर्क है, ये सिद्धेश के कलर्स हैं। ये कैसे डिस्कवर किया? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जब ये मेरे ग्रैंडफादर से जाता है, जैसे मैंने बताया कि वो पोस्टमैन की तरह लगे थे पोस्ट ऑफिस में। तो वो उनके पास जब भी थोड़ा भी पैसा होता था तो वो एक पेंटर को बुलाते थे, और ये सारे जो बोर्ड्स पेंट करते हैं और ये सारे लोग जो होते हैं उन्हीं, वो ऐसा कोई बड़ा पेंटर नहीं, बस इन्हीं लोगों को बुलाते थे। और वो उनके साथ एक ट्रेजेडी ये थी कि जब वो 5 साल के थे तो उनके फादर उनको छोड़ के चले गए थे।
सो ओके। ही बिकेम अ रविदासिया संत, और वो फैमिली को छोड़ के चले गए एंड ये हम्म। अकेले रह गए। हम्म। और इनके मामा ने इनको मतलब पाला, इनको स्कूल भेजा। ही वॉज द ओनली वन हु गॉट एजुकेशन। सबसे ओके। छोटे थे और उनके मामा ने इनको पूरी तरीके से पाला और उस तरीके से वो करके वो हम्म। स्कूल स्कूल भेजा। सो जब वो बड़े हुए और जब वो अब वो इन पेंटर्स को बुलाते थे और अपने फादर के साथ वो ड्राइंग करवाते थे उनकी, कि जैसे उनकी एज बढ़ रही है उनके फादर की भी एज बढ़ रही है। ऑल्दो उन्होंने 5 साल की उम्र में उनको देखा था, बट वो बताते थे कि वो ऐसे ऐसे दिखते हैं। सो वो अलग अलग पोजीशन में है, मतलब कभी साथ में चल रहे हैं, कभी साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, हम्म। खाना खा रहे हैं साथ में। सो देर आर अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स, मतलब नॉट अ ह्यूज अमाउंट, बट देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पेंटिंग्स, छोटी छोटी पेंटिंग्स जो उन्होंने हम्म। करवाई। ये कलर पैलेट डायरेक्टली उस पैलेट से आता है। मतलब मेरे को कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में कि ये डायरेक्टली मैं उस कलर पैलेट को मैंने डिराइव किया, जो जो स्काई का जो कलर वो यूज करते थे, जो हम्म। ब्लू वो यूज करते थे। और समहाउ मेरे को लगता है कि वो मेरी तरफ, एंड आई इवन ट्राई टू ट्रेस देम। उनमें से एक दो पेंटर्स मेरे को मिले भी, बट मेरे को बाकी के लोग मिले भी नहीं। और तो वो किस तरीके से ये वो आर्ट है जो बन रही है पहले से, बहुत हम्म। पहले से बन रही है। किसी ने ध्यान हम्म। नहीं दिया इसके ऊपर। मैंने सिर्फ हैशटैग्स यूज करके इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, बट किसी ने ध्यान नहीं, ये बहुत पहले से बन रही है। और आई एम श्योर कि अलग अलग लोग बनवाते हैं, अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि हमारे पास और कोई, वी डू नॉट हैव। आप देखोगे जो अलग अलग हिस्ट्री वाले पेजेस आते हैं, उसमें आप अच्छी अच्छी फैमिलीज की 1800s की 1900s की फोटोग्राफ्स हम्म। डालते हैं। हमारे पास तो वो है नहीं। बिल्कुल। हमारे पास वो कोई फोटो कैमरा नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा भी कैपिटल आ सकता है, तो हम बस यही कर सकते हैं कि उस तरीके से हम हम उस मेमोरी को बना पाए, या फिर उस, वरना उनके पिताजी की कोई फोटो नहीं है, मेरे परदादा की कोई फोटो तो थी नहीं। वो उन्होंने हम्म। इमेजिनेशन के साथ अपनी, कि उनको जितना रिमेम्बरेंस थी, लोगों से बात करते थे कैसे दिखते बिल्कुल थे, बिल्कुल। वैसे करके उन्होंने बनाया। तो वो हमारी फोटोग्राफ्स हैं, और वो बहुत सारी है। ये सारे पेंटर्स और लोगों के घरों पे भी ऐसी सिमिलर चीजें करते हैं। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो चल रहा है बहुत टाइम से, इसमें मैंने कुछ हम्म। भी नया नहीं किया, बस मैंने बस एक नए प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आया। हम्म। और समहाउ वो पैलेट बहुत सिमिलर है। ऑल्दो मैंने अपने थोड़े वेस्टर्नाइज थॉट्स और थोड़े प्रोग्रेसिव थॉट्स जो मैंने सीखा हम्म। अपने एक्सचेंज प्रोग्राम पे, अपने कॉलेज में, जो अलग अलग लोगों को स्टडी के, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट में जरूर करता हूँ। बट कहीं ना कहीं जो उसका जो जो प्योर एसेंस है वो वहीं से है। तभी वो आपके उसमें दिखता भी है कि आपके बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं हाँ हाँ बाबा साहब के साथ और हाँ पेरियार के साथ। हाँ तो हाँ वो हाँ। सारी चीजें वहीं से दिखती हैं। और इसमें मेरे को भी, मैं एक चीज मैं भी कंटेस्ट करना चाहूंगा, मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं ना मैं बताऊं, अगर मैं प्रोडक्शन से आता हूँ तो ये सारी चीजें, मतलब फोटोशॉप और ये सारी चीजें मैं फेमिलियर हूँ। तो मेरे को हम्म। भी एक बार, मतलब मैं आर्ट देखता था तो मेरे को लगता था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब एक बार हाँ करना चाहिए हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और अ, शायद सावित्री माई का जन्मदिन था या कुछ उसी टाइप का कुछ था। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही, मतलब कुछ था नहीं करने को, तो चलो कुछ कुछ कर सकते, कुछ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऐसे ही लैपटॉप से ट्रैक पैड यूज करके, हम्म। और एक वो एक सेल्फ पोर्ट्रेट क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा आपका वाला हम्म। किस देश का, वो तो मेरे दिमाग में था कुछ ऐसे ही। तो फिर मैंने वो सेम बनाया, और जो कलर्स मतलब मैंने लिए, वो कलर्स, क्योंकि वो सेम कलर्स मैंने उठाए, और वो कलर्स इसलिए उठाए क्योंकि उसमें ना बहुत अपनापन सा था। वो कलर्स दूसरे नहीं लग रहे थे, पराये नहीं लग रहे थे, बहुत अपने लग रहे थे। तो वो यूज किया, और मेरे को इस बात में कोई वो नहीं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपके काम से, और मैं उसको यूज भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं कर पाता हूँ। तो इस थैंक्स अ चीज लॉट। का मैं बहुत वो है। हाँ, वो ये बिल्कुल एकदम एकदम क्वालिटी ऑथेंटिक दलित प्रोडक्ट है। एकदम वो। बट हाँ, ऑल्दो मैं इसको, ये इसमें दलित प्रोडक्ट जरूर मैंने बोला, बट मैं इसको दलित आर्ट में कभी, आई वुड नॉट एग्जैक्टली। लाइक टू मेक इट इनटू दलित आर्ट। ये एक आर्ट है, और ये अगर और मैं तो किसी, कहूंगा कि ना आर्ट ही दलित है, मतलब हाँ जो हाँ वहां हाँ पर है, एक्चुअली, तुमने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है, जो मतलब हाँ बाहर तो कुछ नहीं आया है अभी तक। हाँ हाँ जो आर्ट वहां पर है वो अभी भी, मतलब कुछ जगहों पर तो वो वहीं पर ही है, अभी वो बाहर भी नहीं हाँ आया। हाँ। वो शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके एस्थेटिक्स के उसमें नहीं जाता। वही तो बात है ना, कि आप दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के अपने रिसर्चेस बनाओगे तो यही होगा।
उन लोगों ने एग्जैक्टली। अपनी ओरिजिनल रिसर्चेज इतनी बढ़िया की हैं, वो आप नहीं करना चाहते ओरिजिनल कि नहीं नहीं, उन्होंने इस तरीके से देखा है, अच्छा एक नया टर्म मार्केट में आया, चलो इसको यूज हम्म। करके कुछ करते हैं। हम्म। सो वो तरीके की सिर्फ सिर्फ वोकेबलरी और सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर आप अपनी आइडियोलॉजीज बना रहे हो, ये बहुत ही मतलब इट्स वेरी वियर्ड समटाइम्स व्हेन आई थिंक ऑफ इट, कि ये हम्म। काफी शैलो सी चीज है, बट ठीक है, कर रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया पर आप इतना एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, है ना? और इंस्टाग्राम बहुत ही आई वुड से सवर्ना डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म है। हम्म। अगर मैं कंपेयर करूं फेसबुक से, यूट्यूब से, तो बहुत ज्यादा सवर्ना डोमिनेटेड है। किस तरह से जिस तरह की आप जिस तरह के आर्टवर्क आप करते हैं उसमें आपको कभी लगता है कि मतलब कुछ हेट आता है ऑनलाइन, जो जो हेट है वो मिलता है कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेजेस में, और कैसे डील करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है खूब हेट आता है, मतलब आराम से कभी कभार लोग पुराने पोस्टों को पकड़ के उस पे हेट करने लगते हैं। सो मेरे को डील करना जरूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि मैं आई एम एपिलेप्टिक, और तो? मेरे ओके। को स्ट्रेस की वजह से मेरे को कन्वर्जन के एपिसोड्स होते हैं। और हम्म। शुरुआत में जब मैंने ये सब शुरू किया था तो आई हैड मेनी एपिसोड्स, उसके चक्कर में मैंने डॉक्टर बदले हैं, इतने सीटी स्कैन किए हैं, इतने पैसे वहीं पर जा रहे थे बस। हम्म। सो ऑल दो कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को पता नहीं कितना ज्यादा पैसा है, बट नहीं है। और हम्म। जो भी होता है वो सब इन सब सारी चीजों में है, बहुत सारे फर्जी खर्चे हैं जो अ, हाँ फर्जी होने चाहिए, नहीं हम्म। होना चाहिए तो शायद इस लाइफ में मेरे साथ, बट हाँ। बट वो उस टाइम पे बहुत एपिसोड्स आने लग गए और ये सारी चीज़। तो मेरे को एक डिसीजन लेना ही था, या तो मैं ये आर्ट करना बंद कर दूं इस तरीके का, या फिर मैं इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दूं कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम्म। तो मैंने सोचा कि अब ये मैं बनाना तो बंद नहीं कर सकता, तो मेरे को सोचना और इसके बारे में इसको तवज्जो देना बंद करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड, और आई स्लोली एंड स्टेडीली मैंने उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया कि कौन क्या लिख रहा है कमेंट पे। मैं नहीं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी जिंदा रहना है। ये हम्म। लोग तो कमेंट करके चले जाएंगे शाम को, जिस तरीके से भी पार्टी करते हैं कर लेंगे, हम्म। बट मेरा क्या होगा, मेरे को एपिसोड हो रहे हैं, मैं अकेला रहता हूँ। सो मुझे बिल्कुल। अपना ध्यान भी खुद रखना है। सो देर हम्म। इज मतलब मेरे को अगर यहाँ पे कुछ हो भी जाता है तो हफ्ते 10 दिन तक, जब तक स्मेल नहीं आएगी, तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान नहीं है यहाँ पे। सो आई आई मतलब हाँ। मुझे अपने हिसाब से अपना सेल्फ केयर वाज इम्पोर्टेंट, सो आई स्टार्टेड टू नॉट गिव एनी डैम अबाउट इट। मैं हम्म। डीएम्स में भी जो वो मैसेज रिक्वेस्ट आते हैं, मैं नहीं देखता हूँ उसमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे शायद मतलब लोगों को लगता हो कि ये एरोगेंट है या फिर वो जो भी है, बट हम्म। ये बस मेरी जिंदा रहने की चाह है, जिसकी वजह से मैं आई जस्ट ट्राई टू कीप माई सेल्फ फ्रॉम इट। सिद्धेश, ये सवाल मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो कुछ एक्टिविस्ट हों, जर्नलिस्ट हों, या किसी भी तरीके से जो मूवमेंट है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ कि जब आप ऐसे केसेस देखते हैं कि हर रोज रेप्स हो रहे हैं ना, मर्डर्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, और अलग अलग केसेस, बहुत तरह के केसेस है ना, रोज रोज के रोज ऐसी स्टोरीज आप देखते हैं, उससे डील करते हैं। तो किस तरह से मतलब उसको बैलेंस कैसे करते हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं तो एक इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ये पूछूंगा कि इन सारे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में कौन सा वो एक ऐसा भी इंसिडेंट है जिसमें आपको लगा हो कि मतलब बहुत फील हो रहा है लेकिन मैं कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब पेन लेके मैं बैठा हूँ लेकिन कुछ आ नहीं रहा अंदर से, ऑल्दो बहुत कुछ फील करते हो आप लेकिन वो उतरता नहीं, ऐसा कभी हुआ है? तो बहुत बार हुआ है, और इसलिए मैं काफी चीजें लेट भी कर देता हूँ। एक्चुअली एक इंसिडेंट है जो मैं कभी भी नहीं बना पाया, शायद उसके बारे में मैंने ज्यादा कभी बात भी नहीं की है। वो मेरी खुद की फैमिली ने भी ये सारी चीजें देखी हैं। और मेरे एक अंकल और आंट की लिंचिंग हुई थी, वो भी बहुत ही रिसेंट टाइम में। और ओके। उनको घर पे आके उनको मारा गया, उनके बच्चों ने देखा है, मतलब अपने माँ बाप को पिटते हुए, और लात घूंसों से मारा गया उनको, और चले गए, और वो लोग दहशत में, आज तक दहशत में, शायद वो उस दहशत से कभी निकल भी नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो मुझसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो वो मेरे को आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि मैं उसको किस तरीके से बोलूं। मतलब मेरे पास ना वर्ड्स हैं, ना उसके लिए कोई स्ट्रोक्स है, मतलब ना कलर्स हैं, हम्म। कुछ नहीं है वो, मतलब मैं किस तरीके से बताऊं। और स्टिल समटाइम्स आई गेट
अब मैं नहीं ज्यादा लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी कभार गुस्सा आ जाता है जब वो लोग इतने इग्नोरेंट तरीके से बात करते हैं। सो ये क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे सामने आया था कि मैं मतलब आई एम वेरी वेल ऑफ, और हम्म मतलब सोशली भी मेरे को लोग जानते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। बट स्टिल वो एक ऐसी चीज है जो उस उसके बावजूद हुई है, उसके बावजूद होती है। हम्म नोबडी गिव्स अ डैम कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। वो वहां पे कौन कितने वल्नरेबिलिटी में है वो लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल अपनी कम्युनिटी वाले लोग भी कभी कभार इस तरीके से उसको वो कर देते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग तो सिर्फ आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सारी चीजें बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप अपने गांव में नहीं जाते हो तो आपको नहीं पता है कि हम्म क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। और वो मुझसे नहीं वो चीजें, क्योंकि मैं बहुत विजिट करता हूँ अपने अपने होम टाउन को। और हम्म मेरे को मतलब हर बार मैं कभी भी नॉस्टैल्जिया के साथ वापस नहीं आता हूँ कि नहीं नहीं यार ये मैंने खेत खलिहान देखे, ये देखा। मैं हम्म। वो ऐसी रैंडम स्टोरीज के साथ आता हूँ जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, जो कभी न्यूज़पेपर में नहीं आ पाती हैं। और वो मतलब हो रहा है वो लोगों के साथ, और लोग सह रहे हैं उसको। उससे ज्यादा दरिद्रता क्या हो सकती है? मतलब हम्म इससे ज्यादा आप रोज मार रहे हो लोगों को, लोगों की डिग्निटी खत्म कर दिया आपने, लोगों को लोग होने का एहसास कराना बंद कर दिया कि वो इंसान है और इंसानों के साथ पैदा हुआ। सो हम्म। उस तरीके की चीजें हो रही हैं, और आपको फिर भी लगता है कि नहीं नहीं ये तो विक्टिम कार्ड है, नहीं नहीं ये तो ऐसा हो रहा है, नहीं देयर आर एलिट्स, नहीं नहीं ये है। हम्म, सो बिल्कुल। सुदेश, मेरा अगर मैं बात करूं, मेरे पर्सनल जो फेवरेट आपके कुछ आर्ट वर्क है उसमें से एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कोई जूठन से आपने कोट कर रखा है। हाँ और वो हाँ। एक गांव में हम लोग, जैसे क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो हम लोग उसको आला बोलते हैं। हम्म। जो विंडो होती है, विंडो टाइप की होती है, हम्म हम्म और हम्म वहां पर कुछ कच्ची मतलब ईंटें रखी हुई हैं, वो दीवार नहीं है, सिर्फ ईंटें हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि आपने बना रखे हैं, और वहां पर सुअर है कुछ। तो हम्म। वो आ, मतलब मैंने वो देखा और मेरे को ऐसा लगा कि मतलब एकदम एग्जैक्ट अगर कुछ होता है ना, तो वो एकदम वो उतार दिया है। क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी है, मैं वो हाँ सारी चीजें हाँ। देखकर बड़ा हुआ हूँ। और इवन मैं जब जूठन पढ़ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये किसने मेरी स्टोरी लिख दी है। यस 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 यस। तो वो मेरे और को वो बहुत कनेक्ट करी। और मतलब वो कैसे हुआ कि वो विजुअल कैसे आपके दिमाग में आया, क्योंकि आप गांव विजिट करते हैं, वो सारी चीजें, या फिर वो पढ़कर ही सारा दिमाग में था। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा जो घर है, जो होम टाउन में जो मेरा घर है, छोटा ही घर है वो हम्म वो वो बिल्कुल इसी एरिया में है। मतलब लाल सराय नाम है उसका। और वहां पे मैंने बचपन से यही देखा है कि लोग सुअर लेके जा रहे हैं। वो बाहर जब मैं स्कूल जाता था तब लोगों के वो अलग होते थे, अरे ये तो सुअर है, ये तो नहीं यार, ये जिस तरीके से गाँव गाय इनके लिए है वैसे हमारे लिए तो सुअर है। तो हम्म। आजू बाजू हमने यही सारी चीजें देखी हैं, हमने सुअर बिल्कुल। देखे हैं, कुत्ते देखे हैं। और हम्म। ये गाय वाय तो कभी कभार इधर उधर से आ जाती थी। मेरी दादी के पास कैटल थे, वो थी बकरियां। तो मैंने बिल्कुल बकरियों के ऊपर का जानवर नहीं देखा है कभी अपने घरों में, बताओ। तो बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। बाद आए हैं तीज थोड़े दूर के रिलेटिव्स जिन्होंने भैंस पाली और ऐसे करके, जो इकोनॉमिकली थोड़े से बेहतर होते थे। बट ये हम्म। बहुत टाइम के बाद आया है। गाय और भैंस जो आई बिल्कुल है वो बिल्कुल, जो बहुत मैं टाइम के बाद आई याद कर पाता हूँ, अ, गाय भैंस तो वो तो दूर की बात है, वो किसी के पास होते नहीं थे। भेड़ बकरी, है। बकरियां। ये चीजें होती थी। भैंस तो खैर एक वो बहुत लग्जूरियस चीज होती थी, हाँ हाँ क्योंकि बहुत महंगी भी होती थी, और उसकी केयर करने भी थोड़ा सा मुश्किल होता था। और हमारे लोग तो जो मतलब मैंने जितना देखा है, वो बकरी का दूध हुआ, ये सारी चीजें पी के खा के ही बड़े हुए हैं, क्योंकि बकरी बहुत ही हाँ बकरी सुअर उनके बीच में बहुत बचपना गुजरा हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है। सुअर तो बिल्कुल वहां से आता है, और मेरे को तो वो एकदम बढ़िया जानवर भी लगता है। है। तो मेरा तो अपना खुद का भी अफेक्शन है उसके साथ, और मैंने वही देखा है। तो मेरे लिए वही, जैसे जो लोग मतलब मैं कभी कभार देखता हूँ कि लोग पेट्स में जो लोग वो करते हैं। सो जो कनेक्शन वो लोग कुत्तों के साथ बनाते हैं, मेरा वो कनेक्शन शायद बकरियों के साथ है, क्योंकि मैंने अपनी दादी के साथ वो बकरियां देखी हैं। और वो हम्म। इधर से उधर घूम रही हैं, और मैंने मतलब मतलब वो याद, मतलब उनको याद आती है आपकी, और ये सारी चीजें करती हैं, वो सिमिलर सी चीजें करती हैं। वेरी नाइस बीइंग्स।
सो बट उनको कभी उतना वो नहीं दिया जाता कि नहीं अरे ये क्या है। वो भी धर्म में बढ़ जाती है या फिर कुछ होता है। दलितों की भी है भाई बकरियां, दलितों की भी है। सही है सुदेश। और अगर मैं भी बात करूं कि करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं, कोई सीरीज, किताबें कुछ पढ़ रहे हो, क्या अभी चल रहा है? किताबें आजकल मैं ग्राफिक नॉवेल्स अलग अलग देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने वाला हूँ। वो एक स्टोरी है अराउंड दलित मूवमेंट इन 1970। तो ओके। उसको हम ग्राफिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं विद यूनिवर्सिटी अब्रॉड। तो उसको आई थिंक उसकी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी साइड में मैं कुछ कुछ चीजें करता रहता हूँ इधर उधर, कभी यूथ की आवाज के लिए कर लिया, कभी सीजेपी के लिए कर लिया। सो ये सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। बट हाँ, अभी मेन फोकस मेरा उस पर है। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एस्थेटिक्स, आई एम ट्राइंग टू स्टडी अदर आर्टिस्ट जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल्स किए हैं पूरे पूरे। सो या बेसिकली उधर की तरफ काम चल रहा है। सुदेश, एक फेवरेट आपके कौन साहित्यकार हैं जिनको आपने बहुत पढ़ा हो, मतलब, और जो कनेक्ट होते हो? दो लोग, एक हिंदी के ओम प्रकाश वाल्मीकि और इंग्लिश के बॉल्डविन। सो इन दोनों से मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ। मैं अभी भी मतलब गो टेल इट टू द माउंटेन तो मैं शायद 3 या 4 बार पढ़ी होगी। तो वो ऐसे ही रैंडमली कि हाँ, अभी मैं कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ गया, मैं वही किताब लेके गया कि somehow आई कनेक्ट टू बॉल्डविन अलॉट। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस तरीके से आपको आपके सामने चल सकता है, और ये मेरे पिताजी ने मेरे को एक्चुअली सजेस्ट की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरे को नहीं पता था इनके बारे में, काफी टाइम तक मेरे को नहीं पता था। और एक दिन वो सलाम पढ़ रहे थे तो मैंने पूछा ये कौन सी किताब है। तो तब उन्होंने बोला कि अरे तुमने ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो उस तरह का एक डायलॉग मारा उन्होंने। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग और फिर उनकी छोटी छोटी जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। सो हाँ, एक चीज जो मेरे को पसंद आती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, क्योंकि बहुत है ना, रियलिटी चेक होता है हाँ हाँ कि आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहेंगे ये तो हुआ है मेरे साथ, और ये मतलब आपको किसी ना किसी से सुनने को मिला होगा। मैं घुसपैठिए पढ़ रहा था और उसमें एक स्टोरी है कि यही चीज जैसे आपने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ और इस तरीके की चीजें, तो वो एक स्टोरी है कि जहाँ पर अ, रिश्ते की कुछ बात होती है और वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो हम रिश्ता नहीं करेंगे, ऐसा कुछ वो स्टोरी है। लास्ट में पता चलता है कि वो दोनों ही ब्राह्मण नहीं है। हाँ तो वो भी मतलब ऐसा है, ये चीजें मेरे को भी मतलब बहुत अच्छी लगती हैं और मैं काफी पढ़ता भी रहता हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ हुआ है। जब भी वो उनकी स्टोरी में वो कहीं गौतम पीछे हट, तो मेरे को लगता था कि ये तो मेरे को बोल रहे हैं कि ये क्योंकि वो सिमिलर सरनेम्स हैं, ऐसे लोगों को हम जानते हैं, ऐसी चीजें हुई हैं। ये वर्ड्स बहुत फेमिलियर है, हम सुन सुन वर्ड के वर्ड्स फेमिलियर है। पढ़े हुए हैं, बिल्कुल। बट उनको वो उनके साथ भी वही दरिद्रता करते कि नहीं ये तो दलित साहित्यकार है। अरे भाई ये होता है, इतने सारे लोगों के साथ होता है, इसमें क्या दलितता होगी भाई। तुमने कभी चावल के बारे में लिखा है? तुम 1970s में इतनी तुमने चावल पे मूवी बनाई, अमिताभ बच्चन को तुमने एंग्री वो बना दिया पूरा। कहीं अम्बेडकर नहीं है, कहीं कहीं मतलब वो सारे के सारे ब्राह्मण है क्या? वो सारे के सारे देवियों की पूजा कर रहे हैं सारे। हमारी तो देवियां भी अलग अलग देवियां हैं भी। एग्जैक्टली वो भी अलग है। उस पर तो वो इतनी भी बात हो सकती है कि हाँ, मतलब जितनी हमारे बात हो उतनी लक्ष्मी कम है। सरस्वती नहीं आती है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आती बिल्कुल है बिल्कुल। देवी हमारे भी, देवता भी है। बट उनमें से कोई भी हिंदू देवी देवता नहीं है। किसी को शराब चढ़ रही है, कोई शमशान भूमि के अंदर है, ये इस तरीके एग्जैक्टली के मरघट और ये सारी चीजें मेरे इनको साथ कोई ये आइडिया। चीजें बहुत हुई कि मेरे को याद आता है स्कूल में जब मैं होता था तो ऐसे ऐसे डिबेट चलते थे कि भगवानों के और देवी देवताओं के। तो मैंने कहा था कि यार हम तो ऐसे ऐसे हमारे घर पे आज ये पूजा है और ऐसा ऐसा है, कह रहे ये क्या होता है। तो उनमें से कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाता था, ना उन्हें पता। तो वो सारी चीजें हैं। और मेरे को ये फिर उसके बाद मेरे को भी अजीब लगा कि यार मतलब ऐसा क्यों है कि अगर मतलब है तो हम भी हिंदू, मतलब सब बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, वही सब तो यही बताते हैं हमको। मगर कुछ भी ऐसा कॉमन चीज तो कोई है नहीं। हमारा तो बिल्कुल अलग है। हमारे तो पूजा में शराब चढ़ रही है, हम तो नॉनवेज खा रहे पूजा में, तुम तो वो भी नहीं खाते, तुम तो खा के पूजा नहीं करते हो। वही तो तो वो हमारा सारी चीजें बिल्कुल वो सिस्टम है ही नहीं उस तरीके से। तभी हम समहाउ इन रिचुअल से भी पता चलता है क्या बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल देखो देवी देवता तो सब लोगों के, किसी न हर हर धर्म में कोई ना कोई, किसी ना किसी का कोई ना कोई देवी देवता है।
बिल्कुल बट वही बिल्कुल। लेकिन कितना आप उसको जानते हो, एक बार मैंने वैसे ट्वीट भी कर दिया था तो बहुत बैकलैश हो गया था उसका। काफी लोगों ने बोला भी कि ऐसी कुछ बात चल रही थी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके ऊपर और उनका हिंदूकरण और तमाम वो चीजें कुछ तो चल रही थी। मैंने उसी पर लिखा था कि अगर वो हिंदू हैं तो आप उनके देवी देवताओं के एक आधे नाम बताइए, आपको तो सपने में भी नहीं आएंगे ऐसे ऐसे नाम होते हैं। एंड तो देन somehow ना स्पिरिचुअलिटी इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी कॉन्शियसनेस उस तरीके से डेवलप हो चुकी है। तो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है अलग अलग तरीके की नॉलेज का, क्योंकि साइंस में बिलीव करना भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी जैसी ही है। वो किसी भी चीज पे फेस करना जिसको हमने उस तरीके से अपनी आंखों से नहीं देखा है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का फेथ एक स्पिरिचुअलिटी है। जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है अलग स्पिरिचुअलिटीज को वो करने की, वो किसी भी तरीके से भागेंगे। नाउ रेदर देन क्रिटिसाइजिंग, अगर आप पढ़ लिख गए हो या फिर आप किसी चीज को समझ गए हो तो आप बुद्ध से सीखो ना कि वो उसको आपको प्रोपोगेट करना है कि ये क्यों नहीं है, उसको लोगों को समझाना है उस धैर्य के साथ और उस स्माइल के साथ, रेदर देन उनको गुस्सा हो जाओ या फिर उनको ये करो। आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको उनको ढंग से समझाना है। वो सारे लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितनी आप कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं लोगों को पुल डाउन करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जहाँ पे आपको बुद्ध को फॉलो क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। किस तरीके से आप अपने लोगों को उसके लिए वो कर सकते हो, वरना वो लोग उन लोगों के पास कोई चारा नहीं। आप ये सारी चीजें बोल के चले जाओगे, उसके बाद उनका क्या है, वो तो वैसे रह जाएंगे। वो कभी कभार ना इधर के रहते ना उधर के रह जाते। सो उनको प्रॉपरली गाइड करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट कह रहे तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। आई फील दिस। ओके ओके। सुदेश, एक सवाल जो मेरे को बहुत लोगों ने डीएम किया वो ये था कि एक एडवाइस आप क्या देना चाहोगे जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं या जो बहुजन आगे आके आर्ट में या इस तक डिजाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक एडवाइस है? ये बहुत सवाल आया। एक ही एडवाइस है कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। पूरे के पूरे टाइम आपको यही फील कराया जाएगा कि आपके पास कल्चर नहीं है, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, बट नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। क्योंकि मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रह के यार शायद ये मुझसे बेहतर है, शायद वो मुझसे बेहतर है, शायद मेरे को ही नहीं पता। यू डू योर वर्क। मतलब बाबा साहेब ने एक बहुत सही बात की थी कि ये इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, आवर लाइफ इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। और हमें इसको वैसे ही दिस इज द बेटर ट्रुथ ऑफ दिस इज द ओनली ट्रुथ ऑफ आवर कम्युनिटी, और वो हमें करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। सो वी हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। 2 गुना 3 गुना ज्यादा उन लोगों से काम करना पड़ेगा, बट वी कैन नेवर अफोर्ड टू स्टॉप वर्किंग। सो हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपना काम करते रहने की जरूरत है। क्योंकि वो लोग वहीं पे जीतते हैं कि वो हमें एक जगह पे जाके रोक देते हैं और उसके बाद हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। वो होने की जरूरत नहीं। हमें एकदम बाबा साहेब से सीखना है कि भाई वो बंदे ने एंड तक काम किया है, मतलब एंड ही हैज गिवन एवरीथिंग फॉर हिज पीपल। आप अगर थोड़ा सा भी उनके जैसा कर सकते हो, मतलब द वे ही हैज उन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। वो जहाँ पे भी काम कर सकते थे उन्होंने वहां पे काम किया, चाहे वो वर्कर यूनियन के साथ हो, चाहे वुमेन के साथ हो, जहाँ हो सकता था, जहाँ एक इंसान की सोच जा सकती है वहां वो इंसान गया। हम कभी कभार ये चीजें अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद हम वो नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है आपको नया वेंचर ट्राई करना चाहते हो, गो फॉर इट। और देयर इज दिस कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी में हम शायद वो दिखाते नहीं है कि हमारे यहाँ लंगर लगते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, बट हमारी कम्युनिटी में हमारे ही लोगों को पढ़ने में और न जाने कितनी चीजों में वो करते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ छोटी छोटी सोसाइटी अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने लोगों के अपने ही लोगों को भाई शहर में पढ़ने भेज रही हैं, और आज के टाइम पे अब इवन विदेश भेज रही हैं। So this community is also very missionary. So don't think कि अगर आपके पास अगर वाकई में कोई अच्छा आइडिया, आपके पास वाकई में वो पैशन है वो चीज को करने का, there will all so never be afraid of this कि नहीं तुम्हारी सोसाइटी अपने साथ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच सिद्धेश हमसे बात करने के लिए और इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। जिन जिन लोगों को, जो लोग सिद्धेश को पहले से जानते हैं, सभी जानते होंगे, हमारे जो ऑडियंस है वो सभी सिद्धेश को जानते होंगे। अगर आपको सिद्धेश का काम अच्छा लगता है तो प्लीज सिद्धेश को बाय मी कॉफी पे सपोर्ट करें। और क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूँ तो बहुत समय तक तो वो आर्ट ऐसे ही आ रही थी और ऐसे ही आप लोग देख रहे थे और वो सारी चीजें थी, पढ़ने को मिल रहा था, इतना सारा देखने को मिल रहा था। मगर जब कोई आर्टिस्ट इतना कर रहा है तो उसको प्लीज सपोर्ट करिए। और अगर आपको हमारा भी काम अच्छा लगता है तो आप हमें बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हैं। माय नेम इज साहिल वाल्मीकि। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।